हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती, क्लास 11th कॉमर्स, सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर नंबर 8 साझेदारी, परिभाषा, लक्षण एवं प्रकार। तो अभी तक हमने आपको जो है इस चैप्टर में साझेदारी की स्थापना क्यों की जाती है, साझेदारी का विकास कैसे हुआ और साझेदारी का अर्थ, परिभाषा, लक्षण तथा विशेषताओं तक बताया है। अब हम आपको साझेदारी की कसौटी के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस कसौटी पर जो है साझेदारी की जाती है। तो एक से अधिक व्यक्तियों के बीच वास्तव में साझेदारी है या नहीं है, यह जानना एक कठिन समस्या है। इस बात का निर्णय करने के लिए साझेदारी की परिभाषा पर आधारित विभिन्न लक्षणों को देखना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति साझेदारी का लिखित अनुबंध करते हैं, परंतु वे वैधानिक दृष्टि से साझेदार नहीं होते हैं। इस बात का निर्णय करने के लिए एक व्यक्ति का सामूहिक साझेदारी है या नहीं है, अथवा एक व्यक्ति साझेदार है या फिर वो साझेदार नहीं है, पक्षकारों के बीच वास्तविक संबंधों को देखना होगा। इसके लिए हमें कुछ निम्नलिखित तथ्य हैं जिनको जो है विचार करना आवश्यक है। पहला तो है अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। तो साझेदारों के बीच में सबसे पहली कसौटी तो ये है कि साझेदारों के मध्य जो है अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट लिखित और मौखिक दोनों होता है। अधिकतर जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका लिखित होता है। साझेदारी का संबंध जो है वो अनुबंध से ही हो सकता है कि साझेदारी स्थित है या नहीं है। एक संयुक्त हिंदू परिवार, जॉइंट हिंदू फैमिली द्वारा किए गए व्यवसाय में 2 से अधिक अथवा 50 से कम व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अनुबंध के अभाव के कारण उसे साझेदारी नहीं कहते हैं। साझेदारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साझेदारी को फर्म के लाभों में, यानी कि साझेदार को फर्म के लाभों में भाग पाने का अधिकार। तो साझेदारी की प्रमुख विशेषता लाभ कमाना होता है और उसे आपस में सभी साझेदारों द्वारा बांटना होता है। लेकिन किसी व्यवसाय के लाभ में से भाग लेने से ऐसे लगता है कि साझेदारी होगी, किंतु वह साझेदारी का निर्णयात्मक प्रमाण नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि उसका कोई उचित निर्णय नहीं निकल रहा है। इसी आधार पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 6 में कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिसमें यह पता चलता है कि फर्म के लाभ में भाग पाना किसी व्यक्ति को साझेदार बना देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई ऋणदाता फर्म को इस शर्त पर ऋण देता है कि ब्याज के साथ साथ लाभ का भी कुछ हिस्सा लेगा, तो इस समझौते के आधार पर वह साझेदार तो नहीं बन सकता है। दूसरी कंडीशन है, जब फर्म द्वारा किसी उच्च अधिकारी को अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से लाभ का कुछ प्रतिशत दिया जाता है, तब भी इसे साझेदारी नहीं कहते हैं। तीसरा है, जब मृतक साझेदार की पत्नी या फिर उसका प्रतिनिधि को मृत्यु साझेदार द्वारा की गई सेवाओं के बदले में जो लाभ है वो वार्षिकी की रकम दी जाती है, एन्युटी अमाउंट दिया जाता है, तब भी वो साझेदार नहीं कहलाता है। चौथा पॉइंट है आपका, जब फर्म द्वारा व्यवसाय के भूतपूर्व स्वामी को, जो पुराना है, व्यवसाय की ख्याति के बदले लाभांश दिया जाता है, तब भी वो साझेदार नहीं बन पाएगा। पांचवा पॉइंट है, एक अवयस्क को साझेदारी फर्म में केवल लाभों में ही हिस्सा देने के लिए प्रविष्ट कराया जा सकता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से साझेदार नहीं बनता है। तीसरा, ये तो आपके थे पॉइंट कि साझेदार तो नहीं होते हैं, लेकिन उनको साझेदारी के लाभ जो हैं मिलते हैं, लाभों में हिस्सा उनको मिलता है।